वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी, सेकंड लास्ट चैप्टर बेटा, क्लास 10th। ओके, चलिए बेटा लास्ट हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल स्टोरी दिया है बेटा यहाँ। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू द मार्केट विद द पेरेंट्स। दे परचेज शू एंड क्लॉथ फॉर हिम। हिज मदर परचेज यूटेंसिल्स, sugar, tea, diyas, earthen lamp. And Harish observed that the shop of the market were flooded with the item of a sale, and he wondered how so the item could be made in such large quantity. इतने ज़्यादा कैसे बनते हैं? His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by the machines in large industry. Some utensils are manufactured in small industry, and while the item and diya are made in the individual artisan and household industry. तो उसके फादर ने 3 चीज एक्सप्लेन की जो फोकस करने लगे बेटा, कि कुछ चीजें तो लार्ज इंडस्ट्री में बन रही है, बड़ी इंडस्ट्रीज में, कुछ बेटा हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में बन रही हैं, और कुछ हाउस होल्ड छोटी इंडस्ट्रीज में बन रही है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव सम आइडिया अबाउट दीज इंडस्ट्री? चलिए, तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन दी है मैन्युफैक्चरिंग की, देख लेना बेटा इसे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो बेटा सिंपल है, ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, और जो प्रोसेसिंग हो क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग। याद रहेगी, सिंपल 3 वर्ड है। डू नो दैट द पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड, सुगर फ्रॉम सुगर केन, आयरन स्टील फ्रॉम आयरन, और एन एल्यूमिनियम फ्रॉम बैक्साइड। ये हम पीछे पढ़ चुके बेटा, इंडस्ट्री से पहले जो हमने मिनरल्स पढ़े उनमें सारे में पढ़ चुके हैं। डू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यार्न एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलिए। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश गुड, एंड द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, breweries, textile industries, bakeries fall into the category, and some people are employed in providing service. In that this chapter we are mainly concerned with the manufacturing industry. तो यहाँ 2 टाइप की इंडस्ट्री बता दी है बेटा, एक तो सर्विस प्रोवाइड करती है और एक जो प्रोडक्शन करती है। तो इसमें मेनली हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये किसमें आती है बेटा? सेकेंडरी में आती है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और ये गुड्स प्रिपेयर करती है। ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री मेजर बाय डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। और कहीं ना कहीं बेटा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसकी इंपोर्टेंस पे बेटा यहाँ 4 पॉइंट दिए, बड़े अच्छे दिए हैं, फटाफट देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मेनली बिकॉज। तो इसको बैकबोन और डेवलपमेंट का एक इकोनॉमिक और जनरल डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है। तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों बेस इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग का? सर्विस सेक्टर, प्राइमरी दोनों इससे रिलेटेड है। ऐसा क्या है देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। तो एक तो ये एक्चुअल को मॉडर्नाइज करता है बेटा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ट्रैक्टर है, मशीन्स है, आपके फर्टिलाइजर्स है, पैसे, वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आते हैं और एक्चुअल को कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज करते हैं। एंड दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन द एक्चुअल इनकम। देखिए, पहला तो हो गया ये इसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है एक्चुअल सेक्टर को। दूसरा, वहां से बेटा कई लोग जो ओवरबर्डन है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी स्केल पे एंगेज है, तो उनको बेटा हम कहते हैं इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी में जॉब प्रोवाइड करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है तो उस एरिया में टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो करता है बेटा। ठीक है, तो लोगों को इनकम सोर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशंस फॉर रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये 2 बड़ी समस्या हर देश की है। इनका सॉल्यूशन कहेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में है बेटा फ्रॉम कंट्री। एंड दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज। जो क्षेत्रों में भेदभाव है बेटा, रीजनल डिस्पैरिटी, कोई पिछड़ा है, कोई बैकवर्ड है, कोई बहुत डेवलप है, तो इसको भी कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। सेविंग इंडस्ट्री इन द ट्राइबल एंड बैकवर्ड है, तो इन एरियाज में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें और तुम्हारा प्रोडक्शन होगा, लोगों को जॉब मिलेगी और सब सेक्टर डेवलप हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपेंड द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इट मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो बड़ा अच्छा है बेटा, हम रॉ मटेरियल की जगह अगर फिनिश गुड बेचें मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेस करके, तो उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिलता है। ठीक है, हम कॉटन सेल करेंगे तो हमें समझ लो हम कहीं कहीं यूनिट की बात करते हैं, पर उसका यान बना के बेचे तो वो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। और यान का क्लोथ या कपड़ा बना के बेचे और कपड़े से गारमेंट बना के बेचे, तो बेटा जो फॉरेन एक्सचेंज हमें प्रॉफिट हो रहा था ट्रेड पे, वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
Then countries that transform their raw material into a wide variety of finished good of higher value and prosperous India, prosperity lies increasing. तो बेटा जो कंट्री अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को फिनिश करके गुड्स के रूप में सेल करता है वो ज्यादा प्रॉस्परस, अमीर है, रिच है. इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इंक्रीज इन डाइवर्सिफाई द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल. तो इंडिया को भी बहुत तेजी से बेटा अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, हर एरिया में इसको लाना होगा. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सेसिव ईच अदर, दे आर हैंड टू हैंड, मूव हैंड टू हैंड. इसको प्लीज नोट करना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. एक्चुअल से रॉ मटेरियल बेटा इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट फिर एक्चुअल की हेल्प करता है. ठीक है, दोनों हैंड टू हैंड मूव करते हैं. For instance, the agro industry in India have given a major boost to agriculture by raising its productive, and they depend on the litter of raw material and sell their products such as irrigation pump, fertilizer, insecticide, pesticide, plastic and PVC pipes, machines and tools to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculture in increase, तो एक्चुअल को बढ़ाने में नहीं, उसके अलावा हम बात करते हैं the production but also made it production प्रोसेस वेरी एफिशिएंट. तो उस प्रोडक्शन को और एफिशिएंट भी बनाता है बेटा. ठीक है, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट, कंपेटिटिव. सेल्फ सफिशिएंट अलोन इज नॉट इनफ. अब आप इतना प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा बेटा, हमें ओवर प्रोडक्शन करना होगा, सरप्लस करना होगा, जिससे हम इनकम बढ़ा सकें. और मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी पार क्वालिटी विद दोज इंटरनेशनल मार्केट, ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट. तो हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें, अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी क्या रोल है बेटा इंडस्ट्रीज का, तो इसमें से भी कई बार एनटीसी क्वेश्चन आता है बेटा. देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है इसमें. फर्स्ट, ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, 20 ईयर्स की बात करें, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टेगनेट 17% इन जीडीपी. तो मैन्युफैक्चरिंग का 17% पार्ट है जीडीपी में. ऑफ टोटल 27% ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% ऑफ द माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. तो अगर हम इसमें से 27 में से 17 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 10% में इस पे हटा देते हैं. जो माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस है, जो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल है, और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में माइनिंग या क्वायरिंग उसी में आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में. तो इन 4 को हम इंडस्ट्री में से निकाल देते हैं, तो ओनली हमारा 17% बचता है, जो एक काफी कम है अदर कंट्रीज की कंपेयर करें. तो देखिए कंपेरिजन नीचे दिया है. दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स विच वेयर इट इज 25 to 35%. द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम. तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7% है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर में. सो डिस्क्राइब ग्रोथ रेट ऑफ द नेक्स्ट डिकेड. डिजायर्ड ग्रोथ रेट ऑफ नेक्स्ट डिकेड 12%. अगर 12% रिक्वायर है तो since 2003 manufacturing is once again growing at the rate of 9-10% per annum with appropriate policy intervention by the government and renewed effort by the industry improve productivity. Economics predict that manufacturing can achieve its target over next decade. अगले 10 सालों में हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे. ठीक है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेटिव काउंसिल, बेटा इसको नोट करो, फुल फॉर्म प्लीज, बहुत बार पूछी जाती है. NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चर कॉम्पिटेटिवनेस काउंसिल. तो इसका क्वेश्चन कई बार आता है, फुल फॉर्म देख लेना. 2004 में सेटअप हुई थी. यहाँ देखिए, यहाँ दिया भी है, मैंने लिख रखा है सेटअप इन 2004 अंडर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. ठीक है, तो इसके अंडर बेटा इसको सेटअप किया गया था. ठीक है, चलिए अब आते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन. काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार ये इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं. चलिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, काफी कॉम्प्लेक्स है. कहाँ इंडस्ट्री लोकेट हो बेटा, दीज आर इन्फ्लुएंस बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट. तो कई फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो इंडस्ट्री पे या उसका रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर उसको ज्यादा इफेक्ट करता है. इट इज रियली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट, मतलब सारे तो एक जगह नहीं मिलेंगे. तो कंसिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट. तो हम बात करते हैं बेटा, कंडीशन क्या होगी, कहाँ लोकेट होगा, जहां पे एक तो सारे के सारे मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, तो ज्यादातर वहां मिल जाए. पहला तो ये होगा, सारे फैक्टर नहीं मिले तो उसमें मैक्सिमम कहां मिलते हैं, राइट. और दूसरा है, उसके साथ कंडीशन लगती है कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट, सबसे सस्ता सामान कहां बनेगा. ठीक है, फैक्टर के साथ साथ इसका ध्यान रखना, जहां सबसे लोअर कॉस्ट लगेगी वहीं बेटा आपकी इंडस्ट्री लोकेट होगी. आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलो. समटाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द नियर द सिटी, द इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन गो हैंड एंड. तो ये भी दोनों साथ चलते हैं. देखिए, इंडस्ट्री लगी तो वहां अपने आप सिटी बस जाती है. जैसे हम झाड़ली प्लांट की बात करते हैं, रेवाड़ी में आपके यहाँ सालावास के आगे चले हम तो झाड़ली प्लांट है बेटा.
तो झाड़ली प्लांट के पहले बेटा उस एरिया में गांव था, कुछ नहीं था, पर जहां जब 2 इलेक्ट्रिक प्लांट लगे, इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्री यहाँ लग गई, और यहाँ अच्छे बैंक्स आ गए, एटीएम्स आ गए, हर सर्विस बेटा आज अवेलेबल है। तो जहां इंडस्ट्री लगती है कोई, वहां अर्बनाइजेशन अपने आप आ जाता है। और कुछ जगह हम बात करते हैं अर्बन सिटीज के आसपास इंडस्ट्री सेटअप लग जाती है, तो दोनों साथ साथ मूव करती हैं ये भी। देखिए, सो सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस सच एज बैंकिंग। अब सिटीज क्यों जरूरी है? कई सिटीज के पास खोलते हैं या लगने के बाद सिटीज वहां डेवलप होती हैं, तो सिटीज क्या बेनिफिट देती है? पहला मार्केट, दूसरा हम कहते हैं सर्विस देती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंस एडवाइस, ये सारी सर्विस हमें सिटीज से मिलती है। टू द इंडस्ट्री, एंड मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टूगेदर to make use of advantage offered by urban center known as agglomeration economic। बेटा टर्म नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई है और सीबीएसई में भी वन वर्ड में आती है कई बार ये। तो हम बात करते हैं एक साथ बेटा कई इंडस्ट्री एक जगह लग जाती है, कम टूगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर नॉन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल देते हैं बेटा, अगर 5-6 इंडस्ट्री दूर दूर लग जाए कहीं, सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सबको वाटर चाहिए, तो सोचो सबके अलग सेपरेट कैनाल जाएंगे, अलग अलग रोड जाएंगे, तो खर्चा बढ़ेगा, इवन इंडस्ट्री कॉस्ट इनकी बढ़ भी जाएगी। बट हम बात करते हैं बेटा कोई हाईवे जा रहा है, तो वहां पे एक बड़ी इंडस्ट्री लगी जिसके लिए रेलवे और कैनाल और इलेक्ट्रिसिटी सब चीज प्रोवाइड कर दी, तो बाकी इंडस्ट्री के आसपास लगेंगी, तो उनको एक कॉमन बेनिफिट होता है, उनको रोड मिल जाता है। ऐसे हम कहते हैं, जो हमने शायद उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, याद होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां यही है बेटा, वहां रोड नेटवर्क रूरल सब चीज बेनिफिट होती है, तो इसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, राइट। यानी सारे एक साथ खड़े, एक साथ इंडस्ट्री लगती हैं, जिससे अर्बन सेंटर जो सर्विस है उनका ज्यादा बेनिफिट वो ले पाती हैं। ठीक है, ग्रेजुअली ये लार्ज इंडस्ट्री एग्लोमेरेशन टेक प्लेस, और धीरे धीरे बेटा ये बड़ी स्केल पे एग्लोमेरेशन डेवलप हो जाता है और सारी इंडस्ट्री उनके आसपास लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज ट्रेड। देखिए ब्रिटिश टाइम में सारी हमारी कोस्टल ट्रेड पॉइंट पे लगी थी, जो हमारे पोर्ट्स है वहीं इंडस्ट्री डेवलप हुई। क्यों? उनका मेन ये था कि हमें सामान बाहर भेजना है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई डेवलप हुए थे बेटा। कंसिडरली दीज इमर्ज सेंटर सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट अर्बन सेंटर सराउंडिंग बाई ह्यूज एक्चुअल रूल्स हिंटरलैंड। तो एक टाइम ये बड़े सिटी डेवलप हो गए, आज भी बड़ी सिटीज है बेटा, बट धीरे धीरे हम बात करते हैं अर्बन सेंटर के बाद सराउंडेड बाय ह्यूज एक्चुअल रूरल हिंटरलैंड। इनके चारों सब काफी बड़ा रूरल एरियाज था, जहां से रॉ मटेरियल इनके प्रोवाइड हो जाता था, लेबर मिल जाती थी। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई बेटा, हम कहीं ना कहीं ट्रेड की बात करते हैं, रॉ मटेरियल की, उसके हिसाब से ये एग्लोमेरेशन सेटअप होती है। अब आते हैं बेटा, एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया है, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। तो सबसे पहले इनपुट है रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट हम कलेक्ट करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक्स में था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में था बेटा, आपका याद हो तो। ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, फैक्ट्री पे लगाते हैं इन चीजों को, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री तक पहुंचता है। फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट फिर ट्रांसपोर्ट से कहां जाएगा? मार्केट तक, और मार्केट से क्या मिलेगा? मनी, और मनी फिर बेटा इस पे लगा देता है। ठीक है, ऑनर जो भी है, उस मनी का कुछ पार्ट वो अपने पास प्रॉफिट रखता है, जो लिखा नहीं है, बट वो अपने जो इनकम है उसका बड़ा पार्ट बेटा फिर इस पे इन्वेस्ट करता है। वो लेबर को सैलरी देता है, कैपिटल पर लगाता है, लैंड और खरीदता है या इंडस्ट्री बनाता है, रॉ मटेरियल लेता है, और ये साइकिल चलती रहती है, इससे कुछ प्रॉफिट वो अर्न कर लेता है। ठीक है, कर सकते हैं इसको आराम से। चलिए आगे चलते हैं। यहां बेटा एक डाटा दिया, रेड पेन से लिखा है, जो हमने पीछे टॉपिक से ही था, इसी से ही, जो हमने ग्रोथ रेट देखी थी, जो हमने 7% पर एनम थी, ये बेटा ये 2002-03 के आसपास की थी, बुक में दी है, पुराना पब्लिकेशन है। और 2013 की दी है बेटा 17 थी है, 2013 से 17 की बात करें तो 14.4% रही है ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको नोट कर लेना। और इससे पहले 12.8 भी रही है एनुअल ग्रोथ रेट। और हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंटली, अभी चाहे कोविड की बात करें या वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, अभी थोड़ा काफी खराब टाइम है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, चाहे चाइना, इंडिया या यूएस कोई भी कंट्री हो। फिलहाल अभी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम, या हमारी जो सेक्टर है इसको 30 या 25% तक ले जा पाए। ठीक है, जीडीपी में। चलिए लास्ट कर लेते हैं फटाफट। द की ऑफ टू डिसीजन द फैक्ट्री लोकेशन द लीस्ट कॉस्ट। फिर वही देखिए फर्स्ट पैरा में पढ़ा था, तो डिसीजन क्या लेगा? फैक्ट्री लोकेट कहां होगी? सबसे बड़ा की डिसीजन होगा लीस्ट कॉस्ट, यानी आपका सामान सबसे सस्ता बने। देखिए सामान अगर जितना सस्ता बनेगा बेटा, उसको हम मार्केट में सेल करेंगे एक्यूरेट कॉस्ट में, तो हमारा ये प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपकी जो कॉस्ट ही पहले महंगी है, तो आप उसको मार्केट में कितने प्रॉफिट में बेचेंगे? सोचो,
आप उसी रेट में बेचें दूसरी कंपनी के बराबर तो आपका प्रॉफिट कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें लीस्ट कॉस्ट का ध्यान रखना होगा। तो आप जब भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं सस्ते से सस्ते में सामान बनाने की कोशिश करते हैं, और वो लोकेशन सबसे बेस्ट होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और कई बार हम कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी भी इन्फेक्ट करती है। जैसे उत्तराखंड जब बना बेटा तो उसने 10-12 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया था, तो पूरे इंडिया की सारी इंडस्ट्री ने अपनी यूनिट वहां लगा दी थी। तो इस तरह से भी कई बार लोकेशन अफेक्ट होती है। ऐसे स्पेशलाइज लेबर, कुछ लेबर स्पेशलाइज होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हम ज्वेलरी की बात करें तो राजस्थान और गुजरात इसके लिए गढ़ है बेटा, सूरत मार्केट वगैरह, तो वहां ज्वेलरी के लेबर आपको मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड इंडस्ट्री खोलनी तो आपको वहीं खोलनी पड़ेगी। तो ये कुछ लोकेशन के डिफरेंट फैक्टर्स है। आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री दी है बेटा, देखिए यहाँ 4 दिए हैं। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, डिसीजन ऑफ द लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन। तो सारी कॉस्ट को मिला के हम उस लोकेशन पे इंडस्ट्री खोलेंगे जहां ये सारी कॉस्ट क्या हो, लीस्ट हो, सबसे कम हो, तो वहां इंडस्ट्री हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम इसके बाद